हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैथ स्टडी फील्ड पे। आज है इस सेशन में मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का आज है मॉक टेस्ट नंबर 15। और ये सेशन एसएससी बैंक, एसएससी रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे। तो ये सेशन एसएससी रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। और इस सेशन का नाम है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच। आज है मॉक टेस्ट नंबर 15 और टाइमिंग जो 9 AM है। इस क्लास की टाइमिंग जो कि सुबह 9 बजे है मॉर्निंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक गोले का आयतन बराबर है। लंबवृत्तीय शंकु और गोले का आयतन दोनों का आयतन बराबर है। यदि शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 60% है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जहां गोले की त्रिज्या जो कि कैपिटल आर है। तो सबसे पहले यहाँ पर शंकु का हो जाएगा गोले की त्रिज्या लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर वृत्तीय शंकु का त्रिज्या जो कि स्मॉल आर है और गोले की त्रिज्या जो कि है कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ रहेगा त्रिज्या जो कि त्रिज्या है यहाँ पर स्मॉल आर। तो 60% कहा गया है गोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 60% है। तो इस 60% को सॉल्व करेंगे। 60 बटा करेंगे 100। तो यहाँ से 20 दिया 60 और 20 बचे 100, यानी 3/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा, मैं इसको अभी साइड में लिख देती हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर इंटू 3/5, कैपिटल आर इंटू 3/5, जो कि यहाँ पर आर बराबर कैपिटल स्मॉल आर इंटू 3/5 हो गया। अब यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु और गोले का आयतन पहले लिखेंगे। शंकु का आयतन होता है आयतन और जो कि बराबर है गोले के आयतन के, गोले के आयतन के। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 4r क्यूब। तो यहाँ से कहा गया है r जो कि r बराबर है r इंटू स्मॉल कैपिटल R इंटू 3/5 है। तो यहाँ पर r जो कि दे रखा है, r का वैल्यू ही 3/5 होगा, जो कि स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल। तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से जाएगा 9 और यहाँ पर r रहेगा, क्योंकि ये r का वैल्यू है, r का वैल्यू जो कि r इंटू 3/5, राइट। समझिएगा, यहाँ पर
ये आर की वैल्यू है आर इंटू कैपिटल आर इंटू 3/5 और यहाँ पर है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 सबसे पहले ये जो संख्या है ये पहले आ जाएगा और ये जो चर वेरिएबल है आर ये लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 25 मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, राइट, इसको सॉल्व कर रही हूँ। 25 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और आर है तो यहाँ पर आर लग जाएगा, आर है तो इसलिए आर हो जाएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ 25 रहेगा, ये भी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r क्यूब, 4r क्यूब। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है तो ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ से रहेगा, यहाँ एच भी रहेगा क्योंकि एच है तो एच भी रहेगा। अब यहाँ देखिएगा ये है 9/25 बराबर, यहाँ पर एच तो रहेगा ही रहेगा, एच बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आर कट गया, बराबर हो जाएगा 4 इंटू आर, यहाँ क्यूब था और यहाँ स्क्वायर था तो आर से आर कटने के बाद सिर्फ यहाँ पर आर बचेगा। इस 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100, 25 चौका 100 हो जाएगा यहाँ से। तो एच बराबर निकल कर आ जाएगा 100 और डिनोमिनेटर में हर में आ जाएगा 9 तो 100/9, एच का मान आ जाएगा 100/9। ऑप्शन यहाँ पर 100/9 लेकिन यहाँ पर 4r है तो यहाँ पर r भी रहने वाला है तो 100/9 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10r हो जाएगा 9। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये क्वेश्चन यानी मॉक टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 220 गुना 219 और ये सीरीज जो कि घटता चला जा रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1 के अंत में कितने शून्य है। तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 220 है, इस सिर्फ 220 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 44 बार। अब यहाँ पर सिर्फ 44 में 5 का भाग लगाएंगे, 44 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40 यानी 8 और 5 का मल्टीपल बनेगा 9 जो कि मल्टीपल नहीं बन जाएगा क्योंकि 45 हो जाएगा और 45 जो कि 44 से अधिक है इसलिए 8वां मल्टीपल 8 और 9 का लेंगे। तो यहाँ पर 8 और 5 का, अब यहाँ पर 8 है, इस 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से एक बार में जाएगा क्योंकि 5 एकम 5। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, यहाँ से 44 और 8, यहाँ से हो जाएगा 8 4 12 और ये 52 प्लस यहाँ पर भी प्लस का साइन रहेगा 1 53। तो यहाँ से 53 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शून्यों की संख्या जो कि 53 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 12 आमों के अंकित मूल्य पर 20 आम देता है, यानी 12 आमों के अंकित मूल्य पर 20 आम देता है। यदि खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर सभी आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर 12 जो कि एमपी का मार्केट प्राइस का रेशियो है और 20 आम देता है तो यहाँ पर 20 जो कि ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 5 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ से एमपी यानी मार्केट प्राइस और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 5,
इस साइड आ जाएगा और ये बटा में आ जाएगा 3, तो 5/3। अब यहाँ पर पूछा गया है यदि खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर सभी आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर MP में से CP को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 2 बटा हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 100 का, तो यहाँ से 200/3, 200/3, इसको काटेंगे 3 छक 18, 3 छक 18, फिर यहाँ से आ जाएगा 66.66। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, 200 में यहाँ पर आखिरी में 200/3 है, तो इसको 2/3 को 66.66 लिखा जाएगा, 200/3 को। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 3528 में समभाजकों और विषमभाजकों की कुल संख्या का अंतर पूछा गया है। तो समभाजकों और विषमभाजकों का अंतर हमें निकालना है, यानी ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर का डिफरेंस हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका फैक्टर कर लेंगे, 3528 को काटेंगे, इसको 4 बार में ले जा रहे हैं, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 8 चौका 32, फिर यहाँ पर बचा 3, 8 चौका 32, और यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8। अब इसको 2 से ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये होता है 21 का स्क्वायर, 441 जो कि 21 का होता है, तो ये चला जाएगा 21 बार में 441 जो कि 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 बार में चला जाएगा। तो हमें चाहिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि होता है यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ 4 जो कि स्क्वायर बन रहा है, 4 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 2, तो ये हो जाएगा 8 जो कि होता है 2 का पावर 3 जो कि 8 होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर है 21 को लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है, तो 49 और 9 यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 है 81 और 36 और 8 हो जाएगा 40 और 4 44, यानी 441 हो जाएगा 49 और 9 का मल्टीपल। तो यहाँ पर एक फैक्टर बन जाएगा, यहाँ से 2 का पावर 3 ले लेंगे, 2 का पावर 3, और दूसरा हो जाएगा 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर 7 का पावर जो कि 2 हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा। तो हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2, यानी ये 3528 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है, फैक्टर बराबर होता है n + 1,
n जो कि पावर हो जाएगा, पावर प्लस 1 कर लेंगे, पावर है 3, 2 का पावर है 3, 3 प्लस 1 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ये कंसेप्ट होता है n+1, n+1 इंटू होता है, फिर यहाँ पर 3, 3 का पावर है 2, 2 + 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 7, 7 का पावर है 2, तो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 3, 3 आ गया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा 36, 36 आ गया। हमें निकालना है सम भाजकों यानी इवन, यानी यहाँ पर इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालना है। ये तो आ गया टोटल। अब हमें ऑड फैक्टर सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ऑड निकालने का कंसेप्ट, ऑड निकालने का तरीका होता है, जो इवन वाला है, यहाँ पर इवन है 2 का पावर 3, इसको छोड़कर हम सिर्फ ऑड वाले को ले लेते हैं, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2, ऑड वाले संख्या को ले लेंगे तो यहाँ से इवन आ जाएगा, सॉरी यहाँ से ऑड आ जाएगा, तो ऑड फैक्टर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ, 144, राइट। अब यहाँ पर हमें ये हो जाएगा, यहाँ पर ऑड फैक्टर बराबर हो जाएगा, ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमें इवन फैक्टर वाले को छोड़ देना होगा, सिर्फ ऑड वाले को लेना है। तो यहाँ 3, 3 का पावर है 2 और फैक्टर निकालने n+1 करेंगे तो 2 + 1 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और उसके बाद है 7, 7 का पावर हो जाएगा, ये भी प्राइम है और 7 का पावर 2 है, 2 + 1 कर लेंगे, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो इन सभी को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से ऑड फैक्टर निकल कर आ जाएगा 9, ऑड फैक्टर 9 आ गया। हमें इवन ऑड तो सॉरी ऑड फैक्टर आ गया 9। अब हमें इवन निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए इवन फैक्टर बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से हम ऑड फैक्टर को माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पर इसको मिटा देती हूँ और ऐसे ही लिखती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 36, हमें निकालना है सिर्फ इवन नंबर और यहाँ पर ऑड फैक्टर है 9, तो 36 में से 9 चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर 3 चला जाएगा 27, यहाँ से आ गया 27। कहा गया है, ये तो हो गया इवन फैक्टर और यहाँ से ऑड फैक्टर, ये यहाँ लिख देती हूँ ऑड फैक्टर जो कि है 9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इवन और ऑड का डिफरेंस लेना है। तो ऑड और इवन का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 27 और 9 का, इनका डिफरेंस आ जाएगा 18। यहाँ से इनका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 18, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बेहद ही सिंपल है और इजीली किया जा सकता है। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और खूबसूरत भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन है ABC क्रमशः 15 दिन, 20 दिन, 24 दिन में एक काम को कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद तय करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति वैकल्पिक दिनों पर काम करे, कितने दिन में काम पूरा हो जाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति वैकल्पिक दिन पर काम करे, अल्टरनेटिव डेज पर काम करे,
तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा पूछा गया है यही। तो ए करेगा 15 दिन में, बी करेगा यहाँ पर 20 दिन में और सी करेगा 24 दिन में। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि 15 के टेबल में भी 120 है, जो कि 8 बार में 15 और 8 का मल्टीपल होता है 120। फिर यहाँ पर 20 और 6 का मल्टीपल होता है 120, तो ये 6 बार में चला जाएगा। और 24 और 5 का मल्टीपल होता है 120, तो यहाँ से ये 5 बार में चला जाएगा। कहा गया है लेकिन 3 दिनों के बाद तय करेंगे कि वे प्रत्येक व्यक्ति वैकल्पिक दिनों पर काम करे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। यहाँ सबसे पहले इन तीनों को ऐड करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14 और 8 और 6 14 और 5 ये हो जाए, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 आ जाएगा। लेकिन 3 दिनों के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, 3 डेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 इंटू 3 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 57 आ गया। लेकिन हमें इस 57 को माइनस कर देना होगा 120 में से। ये है टोटल वर्क में से इस 57 को माइनस करेंगे, यहाँ है 0 तो इसको 10 मान लेंगे। 10 में से 7 जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3। यहाँ पर सिर्फ जब कैरी आ गया तो यहाँ बचा 11 में से 5 जाएगा 6, 63 जो कि रिमाइंडर हो गया, यानी शेष हो गया। शेष वर्क जो कि रिमेनिंग वर्क बचा है 63 बचा है। अब इसको प्रत्येक व्यक्ति वैकल्पिक के दिनों पर काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी एक दिन में ए करेगा 8 की एफिशिएंसी से, बी करेगा 6 और सी करेगा 5। तो यानी ये इन तीनों का 3 डेज हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं, 3 डेज जो कि हो जाएगा 19 वर्क, 3 डेज 19 वर्क। तो यहाँ से आ जाएगा 19 इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये एक दिन 8, फिर दूसरे दिन 6, बी 6 की एफिशिएंसी से और सी करेगा तीसरे दिन। तो इन तीनों को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर 3 डेज जो कि है तो इसको भी 3 डेज बराबर कर ली, इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड की। तो अब हमें चाहिए, यहाँ 19 आ रहा है, 19 वर्क है और 3 दिन है, 3 दिन का समय है। हमें जाना है 63 पर जाने के लिए 19 का कौन सा मल्टीपल लें, तो 19 का जो कि 63 के लगभग हम पहुँच सके तो हम ले लेंगे 19 दिया 57, और यदि चौथा मल्टीपल लेंगे जो कि 63 से अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तीसरा मल्टीपल ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 57, 19 दिया 57, यहाँ से आ जाएगा 57 और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9 डेज, यहाँ से आ जाएगा 9 डेज आ गया, जो कि 57 काम कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 57 काम जो कि कंप्लीट हो चुके हैं 63 में से 57 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इधर 7 और 3 10 हो जाएगा, 3 इधर बाकी है और 60 के बाद 63 तो 3 इधर, तो 3 और 3 6। अभी हमें शेष 6 काम और कराने हैं। और पहला व्यक्ति जो कि एक दिन में 8 की एफिशिएंसी से कर रहा है, यानी ए एक दिन में 8 की एफिशिएंसी से कर रहा है, लेकिन हमें 6 काम की ज़रूरत है। तो उसके लिए ए का एक दिन का यहाँ देखिएगा 1 डे जो कि हो जाएगा 8 यूनिट के बराबर, 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 8 बाई, यहाँ 1/8 हो जाएगा, 1/8 और इंटू रहेगा यहाँ पर 6 यूनिट, क्योंकि हमें सिर्फ 6 यूनिट काम ही कराना है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 6 बटा हो जाएगा 8,
6/8 आ गया, तो हमें 6/8 आ गया। इनको काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। सिंपल रेशियो में बना लेंगे, 3/4 आ गया। यहाँ से 3/4 आ गया। और जो कि पहले 3 दिन यहाँ काम हो रहा है, तो ये 3/4 आ गया। अब इसको हमें 6 काम जो कंप्लीट 6 काम बचे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दिन ये वर्क हो जाएगा। उसके बाद 9 दिन ये वाला हो जाएगा। 9 और 3 यहाँ आ जाएगा 3, 9 और ये हो जाएगा 3 सही 9 सही 3/4। तो इसको 9 और 3 यहाँ से आ जाएगा 12 और बचा यहाँ पर 3/4 वर्क। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 रहेगा, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 कौन सा आया, 3 यहाँ पर जो कि 3 डेज यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, उसी को यहाँ प्लस की हूँ, जो कि पहले ही ऑलरेडी 19 की इफिशियंसी से 3 डेज में कार्य करके 57 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है। तो हमें ये दिन भी लेना है। और उसके बाद बचा 63 काम हमें शेष बचा है। तो फिर 3 दिन में जब 19 वर्क किया जा रहा है, तो यहाँ पर 63 के लगभग पहुँचने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किए हैं। जब इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 3 × 3 यहाँ से आ जाएगा 9 आ गया। तो यही 9 हम यहाँ लिए हैं, ये हो गया 9 और यही वाला 9 डेज जो कि उधर ले लिए हैं 9 डेज। आशा करती हूँ अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 9 और 3 यहाँ से आ जाएगा 12 सही 3/4 और 3/4 जो कि ये भी आया है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एक दिन का जो कि ए का है 8 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 यूनिट काम 1/8 गुना और शेष काम जो कि 6 है, तो 6 हो जाएगा। तो 6 इधर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/8। इसको सिंपल रेशियो में बनाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे, 3/4 आ जाएगा। तो वही किए हैं, 3 दिन पहले किया, उसके बाद 9 दिन, तो 9 और 3 12, फिर बचा यहाँ पर 3/4। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, यदि व्यय 10% बढ़ जाता है तो कितना प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले 30 है, तो इस 30 को लिखेंगे, 30% है, यहाँ 30/100 कर लेंगे। 30/100 करेंगे तो यहाँ 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 3/10, यानी 10 वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 पर 3 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी 10 से, यानी ये रेशियो बन जाएगा 10 से 13। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 से 13। और सबसे पहले यहाँ पर व्यय खपत दे रखा है, तो ये एक कंसेप्ट होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, बराबर एक्सपेंडिचर की होता है। और यहाँ पर हम मान लेंगे x से y कितना खपत कम करनी चाहिए, जो कि तो यहाँ पर कंजम्पशन को x से y मान लेंगे। और जब x से y मानेंगे तो व्यय 10% बढ़ रहा है, जैसे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन करने के बाद व्यय प्राप्त होता है, यानी यहाँ आ जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर ये। और ये प्राइस का रेशियो है, प्राइस का रेशियो जो कि 10 से 13 हो रहा है, कंजम्पशन x से y हो रहा है। और एक्सपेंडिचर आ जाएगा यहाँ पर 10% वृद्धि, यानी 10 से 11 हो जाएगा। 10% की वृद्धि का मतलब होता है 1/10। इस 10 पर एक रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, यानी 10 से ये हो जाएगा 11। जैसे कि यहाँ पर प्राइस और कंजम्पशन का
गुणनफल जो कि एक्सपेंडिचर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी किए हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन और बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ 10 से जब यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ 10 से 10 कट जाएगा। लाइन खींची हो तभी हम सीधी लाइन में काट सकते हैं, वरना नहीं लाइन के नीचे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा x और y रेशियो। x हो जाएगा 13, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का माना जाएगा 13 और y का माना जाएगा 11। 13 और 11 इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि कहा गया है कितना प्रतिशत खपत कम करनी होगी। तो ये 13 था, 13 से यहाँ पर 11 हो गया, 11 हो रहा है यानी खपत कम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 11 माइनस 13 कर लूँगी। तो 11 माइनस 13 करने पर यहाँ से आ जाएगा 2 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 13, गुना हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 1200 बटा 13। 13 से काटेंगे 1200 को तो ये चला जाएगा 13 एकम 13 और ये हो जाएगा 13 पचे 65। तो 15.38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि आयत की लंबाई 25% कम कर दिया जाता है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दी जाती है, तो प्राप्त क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो मूल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 25% की कमी की जा रही है, यानी 25 बटा ये हो जाएगा 100, 25 बटा 100 हो जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। 4 रेशियो पर 1 रेशियो की कमी, तो यहाँ से आ जाएगा 4 से इसको लिखेंगे 3। उसी प्रकार यहाँ पर 20% है, लेकिन 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। जब भी वृद्धि होता है तो यहाँ आ जाएगा 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा, लेकिन 5 के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में 1 रेशियो की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 5 + 1 रेशियो बढ़ेगा, तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6 रेशियो। 6 रेशियो हो गया, बराबर कर लेंगे। 6 3 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 आ जाएगा। 4 5 20, यहाँ से आ जाएगा 20। इस 18 को मैं बराबर कर लूँगी। कहा गया है प्राप्त क्षेत्रफल, तो यही प्राप्त क्षेत्रफल है जो कि 18 को मैं 1800 के बराबर कर लूँगी। तो ये 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 18 से काटेंगे तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर यहाँ से आ जाएगा 100 आ गया। 1 रेशियो का मान आ गया 100। इस 100 में यहाँ पर इस 100 को 200 में इस 100 को 20 में मल्टीप्लाई करूँगी जैसे ही, तो यहाँ से आ जाएगा 2 20 और डबल जीरो है, तो यहाँ से आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ गया। 18 रेशियो को बराबर करेंगे, 1800 की 1 रेशियो का माना जाएगा 100, 18 जो कि 100 से चला जाएगा 1800 में। तो यहाँ पर आ जाएगा इस 1 रेशियो का मान 100 है, तो 20 रेशियो का मान 100 प्लस यहाँ पर 20 रेशियो का मान 100 × 20 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 200। तो 200 और 100 × 20 करने पर यहाँ से आ जाएगा 2000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 840 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है जो कि 840 है, राइट। इस 840 और
इसका एक विकर्ण जो कि 40 है, तो समचतुर्भुज की भुजा पूछी गई है। यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेंगे जो कि हो जाएगी इनकी विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण जो कि 40 है, तो इसको 40 लिखेंगे। 40 को दो बराबर भागों में, यहाँ पर समचतुर्भुज में ये जो कि विकर्ण होता है ये एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यहाँ पर भी। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, तो यहाँ कर्ण आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा कर्ण। जब 40 सेंटीमीटर लंबी, तो यहाँ आ जाएगा 40, तो 20 और 20 दो बराबर भागों में बट रहा है, तो 20 और 20 आ जाएगा कर्ण। तो यहाँ से जब 20 आ गया और तो यहाँ पर जब ये 20 हो जाएगा तो ट्रिपलेट से इसको बना लेंगे। ये हो जाएगा 20, 21 और 29 होता है, इसका ट्रिपलेट 20, 21, 29। तो कर्ण के सामने हो जाएगा 29, जो कर्ण के सामने जो भुजा होता है 90 डिग्री के सामने, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हो जाएगा 21 का। जब ये 21 का, तो ये भी 21 का होने वाला है, तो ये भी 21 का हो जाएगा। और कहा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये है D1 और ये है D2, तो विकर्णों का गुणनफल यहाँ पर आ जाएगा D1 और इंटू ये हो जाएगा D2, D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल है 400, 840, 840 है, इसको बराबर कर लेंगे 1/2 D1 है जो कि 20 और 20, यहाँ से आ जाएगा 40, इन मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40 और फिर हमें D2 निकालना है, तो D2 हो जाएगा, D2 हो जाए, इसको काट लेंगे, 20 दूनी के 40, 20 से चला जाएगा, जब 20 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा D2 बराबर हो जाएगा 840 बटा हो जाएगा 2, 20 बचा है, 20 से काटेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 400, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 42 आ रहा है। तो D2 का मान आ गया 42, जो कि ऑलरेडी मैं विकर्ण को लिख चुकी हूँ। एक विकर्ण अगर 21 है तो ये विकर्ण हो जाएगा 21, क्योंकि ये समचतुर्भुज में ये बराबर होते हैं, ये दोनों विकर्ण आपस में ये बराबर होते हैं। तो यहाँ से D2 बराबर 42 आ गया। जब D2 बराबर 42 आ गया तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है, यही पूछा गया है। 42 रेशियो को बराबर करेंगे 840 के, 840 के बराबर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा D2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा, तो D2 का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर 42 आ चुका है, तो 42 आ चुका है, यहाँ सिर्फ इसको काटने के बाद ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 20। वैसे तो पूछा गया है, तो समचतुर्भुज की भुजा ये हो जाएगा 29, तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कर्ण के सामने की भुजा जो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कि कर्ण होता है, तो ये है 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को इस सेशन को ज़रूर लाइक करना, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।